गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? हाँ। चलो, मेरी आवाज आ रही तो आप गुड इवनिंग। चलिए, आज है आपकी 16 मई है, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये कंटिन्यू क्लास जो चल रही है वो आपकी यूनिट 6 चल रही है। यूनिट 6 जो कि यूजीसी के फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आप लोगों ने एटीट्यूड टेस्ट की बात करी थी, अभिवृत्ति मापनी की बात करी थी। किसकी? एटीट्यूड। ठीक, एटीट्यूड या एटीट्यूड टेस्ट की, एटीट्यूड स्केल की बात करी थी। ठीक, एटीट्यूड स्केल की बात करी थी, लेकिन उसमें हम लोग काफी अधूरी अधूरी बातें करके आगे चले गए थे, तो उसको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। ठीक, थर्स्टन थर्स्टन जो थर्स्टन स्केल पहले हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? थर्स्टन स्केल। थर्स्टन स्केल पे हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले। थर्स्टन स्केल के साथ साथ फिर हमने किस पर किया था? लिकर्ट है आपका। सेकेंड वाले पे हम लोग का क्या था? लिकर्ट स्केल थी आपकी। लिकर्ट स्केल था आपका। इन दोनों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। बताओ, इन दो पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? बताइए। जी सर। इस पर डिस्कस किया था। इस पर जो डिस्कस किया था वो चीजें समझ में आई थी? बताओ। हाँ सर, थर्स्टन का आपने पेयर्ड कंपैरिजन स्केल बताया था, हाँ मतलब समूह या उत्पादों उनके बीच अंतर बताने के। हाँ, तो इसी को बोलते हैं, हाँ इसी को बोलते हैं समांतराल। क्या बोलते हैं? इसी को समांतराल, हिंदी में बोलते हैं समांतराल मापनी। ठीक है, समांतराल मापनी बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? समांतराल मापनी बोलते हैं। इसकी बात जो हमने किस सन में बताई थी? बताओ। सर 1928 में। है 1928 में। 1928 में। कहीं कहीं आपको 1928 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1929 मिलेगा, तो दोनों ही आपके रिलायबल है। ठीक है, 1928 ऑब्लिक 29 दोनों मिलेगा, दोनों रिलायबल है। कई सर बुकों में अलग अलग मिलता है ना। अरिहंत की बुक में 27 भी है। हाँ, 28 अरिहंत की 29 बुक में ज्यादा सर 27 है। अप्रोक्सीमेट माना जाता है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि थर्स्टन मापनी का प्रयोग जो है, कहते हैं कि 1929 ईस्वी में थर्स्टन तथा चेव ने मिलकर समदृष्टि तुल्यता अंतराल विधि का निर्माण किया था। कौन सी विधि थी? मेथड ऑफ इक्वल अपियरिंग इंटरवल। याद रखिएगा, इसी नाम से आता है। क्या आता है? समदृष्टि। समदृष्टि क्या होता है आपका? समदृष्टि या, ठीक है, या फिर आपका है तुलाभासी, हिंदी में बोलते हैं तुलाभासी। ठीक है, तुलाभासी अंतराल विधि है ये। तुलाभासी अंतराल विधि क्या है? अंतराल विधि। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में आप लिख लोगे, लिखो मेथड ऑफ, मेथड ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ इक्वल, ठीक है, इक्वल अपीयरिंग। ठीक है, मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल। इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। इस विधि, अब इतना हो गया। फिर कहते हैं कि इस विधि का निर्माण किस लिए कहता है? युग्मित तुलना विधि के दोनों, मतलब कि यहाँ पर मैंने जो बताया था आपके दो चीजें जो होंगी उसको कंपेयर करके, तुलना करके बताने की बात बोली है। जो भी आपके यहाँ पे डेटा मिलेंगे, जो भी, ठीक है। सर हाँ, सर ये समांतराल वही पेयर्ड कंपैरिजन है।
हाँ, पेड कंपैरिजन वाला ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात होती, जैसे आपने पूछा था कि सर इसको डीप में बता दो, तो डीप में जान लो। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो क्या करता है, एक ही स्टिमुलस पर एक से अधिक बार कई अपने निर्णय देता है। जो आपका स्टिमुलस होता है, उद्दीपक जो होता है, जो स्टिमुलस होता है, इसी स्टिमुलस पर एक बार, दो बार, कई बार वो अपने फैसले देता है। ठीक है, तो इसी को फैसले को जो वो देता है, तो इसीलिए इसमें क्या बोलता है, इसी को दूर करने, जब वो एक बार, दो बार, तीन बार, जब कई कई तरह के वो आपको उत्तर दे बार बार कि इस उद्दीपक स्टिमुलस के बारे में अनेक प्रकार की बातें करें, तो इसी की गलतियों को, इसी की कमियों को दूर करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस विधि का, इस विधि का हम प्रयोग करते कब, जब एक ही स्टिमुलस पर कई बार आपके जजमेंट लिए जाए, तो उसी की कमी को दूर करने के लिए हम लोग थर्स्टन मापनी का या थर्स्टन स्केल का हम यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रत्येक निर्णायक प्रत्येक उद्दीपक के लिए एक ही तुलनात्मक निर्णय करता है। मतलब कि क्या होता है कि एक ही स्टिमुलस है, अब आपने उस पर भी आंसर दिया, हमने भी उस पर आंसर दिया, और यहाँ पर हाशमी जी जुड़ी है, उन्होंने भी आंसर दिया। जब कई लोग एक ही स्टिमुलस पर कई लोग अपने आंसर रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तब ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए ये आपका सम अंतराल विधि या मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल का हम प्रयोग करते हैं। समझ में आया यहाँ पर, बताओ। जी सर, समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? समझ में आया कैसे करेंगे हम लोग, बताओ। हाँ सर, सर कह रहे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, उसके लिए बेफिक्र रहो, वो हो जाता है दरअसल। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है। अब बात आती है कि इसमें कितने रेटिंग स्केल पॉइंट बताए गए, तो एग्जाम में यही आता है। तो इसमें 11 रेटिंग स्केल पॉइंट बताए गए हैं। कितने, 11 बिंदु मापनी, 11 सर ये पहली स्लाइड है। जी हाँ, 11 बिंदु मापनी बताई गई है, 11 पॉइंट स्केल बताया गया है। ठीक है, वहीं पर जब हम लिकर्ट की बात करते हैं, तो लिकर्ट में 5 स्केल बताए, 5 पॉइंट स्केल बताए, 5 पॉइंट स्केल। ठीक, 5 बिंदु मापनी बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके 11 जो होते हैं ना, 11 अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। लेकिन यहीं पर जब थर्स्टन की बात करेंगे, तो सॉरी लिकर्ट की बात करेंगे, तो लिकर्ट ने क्या कहा, इसको जो है संकलित रेटिंग की विधि कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, संकलित रेटिंग विधि भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी को, और इसको और क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं योगबद्ध निर्धारण मापनी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगबद्ध निर्धारण मापनी भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जो है, इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 5 स्केल बताए, 5 पॉइंट स्केल का है। अब एग्जाम में यही आता है 11 बिंदु मापनी या 11 पॉइंट स्केल कौन सा है, तो थर्स्टन है। 5 पॉइंट स्केल की अगर बात करेंगे, तो ये आपका कौन होगा, ये आपका होगा लिकर्ट वाला। लिकर्ट वाले 5 स्केल जो होते हैं, वो 5 स्केल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो होता है, सबसे पहले 5 बिंदु मापनी जो होती है, सबसे पहले 1। ठीक है, पहले पॉइंट में कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग रूप में होता है। ठीक है, पहले पॉइंट में अभी बताएंगे कि इसको कैसे हम यूज करते हैं ना, इसको बताएंगे हम। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पर, नंबर 1 पर जो होता है, वो होता है आपका स्ट्रांगली एग्री, मतलब बोलते पूर्णता सहमत, सहमत होता है आपका, पूर्णता सहमत होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रांगली। सर थर्स्टन का है ये?
नहीं भैया, लिकर्ट का है, थर्स्टन का तो हो चुका। थर्स्टन में 11 पॉइंट बताए गए हैं, 11 पॉइंट को लिख नहीं पाएंगे, इसलिए थर्स्टन में अलग। लेकिन यहाँ पर लिकर्ट के बारे में बात करें, लिकर्ट को संकलित रेटिंग विधि बोलते हैं, योगबद्ध विधि, निर्धारण विधि बोलते हैं। अब इसके 5 स्केल हम डिवाइडेशन करेंगे, जिसमें पहले पर आता है स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री आता है। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरे पर बोलता है कि सहमत, क्या बोलता है, सहमत है, मतलब एग्री, एग्री आएगा। फिर तीसरे पॉइंट पे क्या आता है, तीसरे पॉइंट पे कहता है डिसएग्री, क्या होता है, असहमत, क्या होता है, डिस एग्री होता है। चौथा जो पॉइंट होता है, चौथे पॉइंट में आपका क्या होता है, आपका सॉरी, तीसरे पॉइंट में डिसएग्री नहीं होगा, तीसरे पॉइंट में आपका कुछ होगा, तीसरे पॉइंट में तटस्थ भी तो है, तटस्थ, हाँ अनिश्चित होगा, अनिश्चित, अनडिसाइडेड होता है, जिसको बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित जिसको बोलते हैं अनडिसाइडेड, ठीक है, अनडिसाइडेड होता है आपका। अनडिसाइडेड होता है आपका। फिर चौथा जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं डिसएग्री, असहमत, डिसएग्री, ठीक। और जो पांचवा पॉइंट होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, क्या होता है, पूर्णता असहमत, पूर्णता असहमत, जिसको बोलते हैं स्ट्रांगली डिस एग्री, ठीक है। ये 5 नंबर में, तो ये ऐसे बनते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कब बताया था मैंने, सन 1932 ईस्वी में इसका प्रयोग करने के लिए बताया था। ये थर्स्टन की अपेक्षा इसको ज्यादा सरल बताया गया है। क्या बताया गया, थर्स्टन कहते हैं कि थर्स्टन की अपेक्षा इसको सरल बताया गया है। इसमें वस्तुओं की संख्या अथवा गुण विशेषताओं के संबंधों में कथनों की रचना की जाती है, ठीक है। लगभग इसमें 5 बिंदु स्केल होते हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 25 पदों को या 25 आइटम्स को हम लेकर अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर मनोज सर, ये आइटम क्या होता है? आइटम इस विषय टॉपिक जो होता है ना, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को ही यहाँ पर आइटम बोले जाते हैं। जब स्केल आप लोगे तो स्केल में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसी को हम लोग आइटम बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कहते हैं, जैसे हम लोगों ने थर्स्टन में क्या करते थे, एक ही स्टिमुलस पर या एक ही आइटम पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता था। लेकिन यहाँ पर ये कहता है हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हमने सैंपल लिया है ना, उसी सैंपल के सदस्यों को ही अंकित करके उनसे ही हम फैसला लेंगे। इसलिए ये ज्यादा सरल वे में बैठता है। इसीलिए इसको 5 पॉइंट स्केल पर आवृत्तियों का गुणा करके उनके मानों को निकालते हैं। अब इसका क्या कहते हैं, जो भी निकालना आता है, वैसे आता नहीं, जितना आता है उतना मैंने बता दिया। अब बात आती है इन दोनों में क्या संबंध है, क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर जान लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम इसको ज्यादा डीप बताए। इसमें सबसे पहला जो थर्स्टन होता है, ये सूक्ष्म परिणाम प्राप्त करता है, ठीक है। क्या होता है, माइक्रो सूक्ष्म परिणाम प्राप्त करता है, जबकि ये स्थूल परिणामों को बताता है, स्थूल मान बताता है। यहाँ पर सूक्ष्म में छोटा होता है, स्थूल में बड़ा मान यहाँ बताया। इसको क्या कहते हैं, इसका जो है, इसमें जो है कथनों का चयन निर्णायकों द्वारा तथा क्यू वैल्यू के आधार पर होता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी फैसला लिया था क्यू वैल्यू पर दिया जाता है, और जो जजमेंट करने वाले होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, जबकि इसमें टी वैल्यू के आधार पर रखा जाता है। क्या होता है,
टी वैल्यू के आधार पर रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, न्यादर्श जो होता है संख्या तथा टी वैल्यू के मतलब यहाँ पर सैंपल को लिया जाता है, जबकि यहाँ सैंपल नहीं लिया था, यहाँ के एक आइटम लिया था, उसी आइटम के ऊपर या उसी स्टिमुलस के ऊपर सभी लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया था, बल्कि जो पॉपुलेशन से जो सैंपल चुनते उसी सैंपल का ही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सिंबल का प्रयोग करते हैं। जितने भी निर्णायक, जितने भी जजमेंट वाले व्यक्ति बैठेंगे, जितनी बार वो जजमेंट देंगे उतनी बार हम सिंबल लगाएंगे, जबकि इसमें किसी भी प्रकार के सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लिखेंगे सिंबल की आवश्यकता होती है, इसमें सिंबल नो सिंबल होता है। ठीक, नो सिंबल होता है। तो इन दोनों में यही मात्र एक अंतर, इतने अंतर आपको दिखाई देते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो आपके सवाल यहाँ पर गलत नहीं होंगे। क्लियर है, बताओ, बढ़े आगे। बताओ बढ़े। हेलो हाँ बोलो सर, ये क्यू वैल्यू और टी वैल्यू मतलब क्या लेंगे इस पे? मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे क्वेश्चन आए वैल्यू है, यहाँ पे टी का, तो ये आपका जो आपका वो है आपका आइटम है, उसको लेने के बाद कह रहा है कि टी वैल्यू, टोटल वैल्यू यहाँ पर ले रहा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन के आधार पर जो निकलेगा उस वैल्यू को यहाँ पर ले रहा है, जबकि यहाँ पे टोटल वैल्यू को लेने की बात करता है। ठीक है जी सर। चल ठीक, तो यहाँ पर ये अब आता है स्केलोग्राम एनालिसिस किसकी है। ठीक है, स्केलोग्राम एनालिसिस, तो ये है। अब इसको साफ कर दे, इसको साफ करना फिर आगे लिखते हैं हम। जो दो और है उनको भी बता दे जो एग्जाम में पूछे आते हैं। और सर इसके जो 11 पॉइंट्स होते हैं वो नहीं पूछते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं पूछते हैं, पॉइंट इसके भी नहीं पूछते। केवल इतने पूछे आते हैं कि किसमें कितने पॉइंट स्केल माने गए हैं, बस इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। वो भी बहुत पहले पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और एक बार नेट के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2010 या 11 में पूछा गया। उसके बाद से कभी आज तक पूछा ही नहीं है इन्होंने ना। लेकिन यहाँ पे जो गटमैन की बस नाम पूछा था कि गटमैन ने कौन सी स्केल दिया था, तो गटमैन ने आपको कौन सा स्केल दिया था? गटमैन, तो गटमैन ने कौन सा स्केल दिया था बताओ? स्केल ऑफ स्केलोग्राम। ठीक है, लिखेंगे स्केल ऑफ स्केलोग्राम। ठीक है, स्केलोग्राम एनालिसिस, स्केलोग्राम एनालिसिस दिया था आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? गटमैन की स्केलोग्राम विश्लेषण मापनी। ठीक, इसमें इन्होंने कितने बिंदु माने थे? तो याद रखिएगा, इसमें इन्होंने मुख्य रूप से 3 पॉइंट स्केल माना था। ठीक है, अब याद रखना है, थर्स्टन ने 11 माना है, फिर लिकर्ट ने 5 माना है, गटमैन ने 3 माना है। गटमैन इसीलिए इसको कि इसे जो है संचयी स्केलिंग भी कहा जाता है। कम्युलेटिव स्केलिंग क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव स्केलिंग या स्केल, कम्युलेटिव स्केलिंग या कम्युलेटिव स्केल, कम्युलेटिव स्केलिंग जिसको बोलते हैं संचयी मापनी। ठीक, इसको संचयी मापनी भी बोला जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है। अब इसको जो है 1944 ईस्वी में इस मापनी का निर्माण जो है बोगार्ट्स के सामाजिक दूरी स्केल के आधार पर किया गया था। अब बोगार्ट्स की मैंने बताई ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बना था आपका, ये किसके आधार पे बना है? बोगार्ट्स का
बोगार्ट्स की कौन सी थी आपकी सोशल स्केल थी ना, सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी के आधार पर बनाया। ठीक है, सामाजिक दूरी के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। क्लियर है इतने पॉइंट बताओ सोशल यहाँ स्केल। पर। जी सर, बोगार्ट का सोशल स्केल था। हाँ, अब यहाँ पे आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें जो 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक होगा तटस्थ, एक होगा सहमत, दूसरा होगा असहमत। ठीक है, यही 3 पॉइंट यहाँ पे मिलते, 1 2 3, यही 3 पॉइंट यहाँ, यही 3 स्केल मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या बताया वो, इसमें जो है गटमैन ने क्या बताया, कोई एक व्यक्ति होगा वो तटस्थता के आधार पे या तो सहमत होगा या फिर असहमत होगा। उसके पास हमेशा 2 विकल्प होंगे। तीसरा विकल्प जो होता है तटस्थ होता है, मतलब स्टेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो कौन था? गटमैन। गटमैन ने बताया इसके बारे में कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब कभी अपने कोई भी सेंटेंस या कोई भी व्यक्ति जब अपनी सीमा तक सहमति जताएगा या अपनी सीमा तक वो असहमति जता देगा, जब अपनी सीमा तक वो सहमत हो जाएगा तो ठीक है, जब उसकी सीमा से बाहर हो जाएगा तो अपनी बात को वो कहेगा कि भाई मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर यहीं पर एक आता है आपका आंसू गुट की शब्दार्थ भेद स्पर्शी मापनी आती है। आंसू गुट की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सर ये तटस्थ क्या होता है? तटस्थ का मतलब जो स्थायी होता है, जो हिलता नहीं है, स्टेबल जो रहता है आपका, फिक्स होता है, फिक्स। हाँ फिक्स्ड। तटस्थ वही ना जो मतलब पानी वाले एरिया के किनारे वाला। हाँ हाँ, तटस्थ का मतलब स्टेबल, जो एक स्थान पर गड़ जाए तो फिर वो हिले ना। ठीक है, तो आंसू गुट की जो है उसको बोलते हैं शब्दार्थ भेद स्पर्शी मापनी। सर इसका सन भूल गए हैं, किस सन में बोगार्ट ने दिया था? 1944 में 1944 में गटमैन ने दिया था। ठीक है, किसके आधार पे? आपका बोगार्ट्स के आधार पे दिया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा, आंसू गुट की शब्दार्थ भेद स्पर्शी मापनी। स्पर्शी मापनी। ठीक है, ये आपका आता है। क्या नाम पूछा था, नाम क्या बता दोगे? और इसमें स्केल जो है 7 पॉइंट स्केल है आपका, 7 पॉइंट स्केल के रूप में आता है आपका। ठीक है, इतने पॉइंट्स आते हैं आपके। क्लियर है ये? सर ये आंसू-गुट मतलब अलग से है? हाँ, उसी के साथ में है, मतलब है एग्जाम में अगर कभी कभी पूछ देगा आंसू-गुट का तो आप बता तो सकते हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया आपको। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं। कहाँ पर हम लोग चलेंगे? अपने वहां पर मेजरमेंट स्केल पे ना, हम लोग चलेंगे मेजरमेंट स्केल पे। हम लोग के जो सिलेबस में अब आएगा, हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अब चलेंगे सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, ये बी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स था जो कि एग्जाम में आता है, इसलिए इसको बताना मैंने जरूरी समझा। ठीक है, अब हम लोग उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले हम लोग डिस्कस किस पर करेंगे, बताओ? इंटरवल रेशियो। हाँ बोले बोले। पार्ट सी के मेजरमेंट स्केल पे क्या होता है? मापन पैमाने के प्रकार। जी सर, 4 दिए हैं सर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। हाँ, इसके बारे में बताओ क्या होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल?
सर मुझे नहीं बताएं? मालूम। किसको पता है भाई? हाँ सर, नॉमिनल में हम सिर्फ क्लासिफाइड करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, नॉमिनल में हम, ये क्रम वाइज है, नॉमिनल में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और ऑर्डिनल में हम एक ऑर्डर वाइज, जैसे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऑर्डर वाइज रखते हैं। अंतराल यानी फिक्स रेशियो होता है, और अनुपात यानी अनुपात में हम एक एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है। और ये रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, उसमें इन तीनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे अनुपात में नॉमिनल का भी क्वालिटी पाया जाएगा, ऑर्डिनल का भी क्वालिटी पाया जाएगा, और नो आई आर रेशियो इंटरवल का भी क्वालिटी पाया जाएगा। ये ठीक, क्रमवार होता है। ठीक है। तो इसमें कहता है कि मापन पैमाने के प्रकार, मापन मापनी के प्रकार की बात करेंगे तो कहता है सबसे पहले कह रहा है कि डाटा कैन बी क्लासिफाइड एज बीइंग ऑन वन ऑफ फोर स्केल। कहते हैं कि डाटा को 4 पैमाने में विभाजित करने के बताए गए कि किसी भी डाटा को, किसी भी आंकड़ों को हमें इकट्ठा करना है तो उन आंकड़ों को हम किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने 4 स्केल्स बताए। 4 स्केल्स में आपके कौन कौन से बताए? सबसे पहला बताए नॉमिनल। नॉमिनल सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेजरमेंट स्केल होता है ये आखिर होता किस लिए है। आपसे पूछ ले, आप बताए नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, लेकिन भाई ये हो किस काम में आता है? तो आप बताओगे आंकड़ों को कलेक्ट करने में, या डेटा को कलेक्ट करने में, या उसको क्लासिफिकेशन करने में ये हमें सहायता प्रदान करता है। तो सबसे पहले नॉमिनल होता है। नॉमिनल के बाद आता है नंबर 2 पे ऑर्डिनल। ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल के बाद फिर आपका क्या आता है? नॉमिनल, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के बाद आपका क्या आता है? इंटरवल। क्या आता है? इंटरवल आएगा और रेशियो। इंटरवल आता है। इंटरवल के बाद आपका क्या आता है? रेशियो आता है। रेशियो आएगा। ठीक, रेशियो आता है जिसको बोलते हैं नामित। नामित है आपका पहला। नामित के बाद फिर आपका क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं बताइए? नामित के बाद इसको क्रम सूचक या क्रमवार बोलते हैं। क्रम सूचक। क्रम सूचक। क्रम सूचक या क्रमित मापनी बोलते हैं। फिर इसके बाद इंटरवल होता है। इंटरवल को क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं। अंतराल और अनुपात। फिर इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक, ये 4 होते हैं। अब इन चारों को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसमें क्या क्या बातें कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल। नॉमिनल को कहा जाता है कि कह रहे हैं कि द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये मापन या माप का प्रथम स्तर नाम मात्र स्तर, नामित स्तर होता है। कहते हैं कि माप के इस स्तर में चरों की संख्याओं का उपयोग केवल डाटा को वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है इन दिस लेवल ऑफ मेजरमेंट द नंबर्स इन द वेरिएबल आर यूज्ड ओनली टू क्लासिफाई द डाटा। मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर? चरों, कहते हैं यहाँ पर चरों में संख्याओं का, कहते हैं चरों में संख्याओं का प्रयोग। क्या कहते हैं इसमें? हम कहेंगे नंबर्स इन द वेरिएबल, मतलब नंबर्स इन द वेरिएबल्स का हम प्रयोग करेंगे इसमें। नंबर्स इन द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स इन द वेरिएबल में यूज क्या करेंगे? वेरिएबल आर यूज्ड। ठीक है, यूज्ड करेंगे। मतलब कह रहा है कि नंबर चर में संख्याओं का हम उपयोग करेंगे। किस लिए करेंगे? कहेगा ओनली, क्या कह रहा? ओनली टू
only to classify, only to classify, classify the data, classify the data की बात कहता है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे चर में संख्याओं का उपयोग केवल डाटा को या आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए केवल वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। माप के इस स्तर में अक्षरों, अल्फा मतलब इसमें प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं हम इसमें? कुल मिला के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट? बताओ। बोलिए भाई। सर एक बार और बताएं। हाँ, इसमें जो है, इसमें हमने बताया कि इसमें जो है संख्याओं का उपयोग हम चरों को, संख्याओं का उपयोग हम चरों की संख्याओं को बताने के लिए करते हैं। मतलब चर में संख्याओं का उपयोग कैसे करें? कहता है कि इसमें चर में संख्याओं का उपयोग किस लिए करते हैं? तो हम यहाँ पे डाटा को केवल और केवल क्लासिफाई करने के लिए करते हैं, वर्गीकरण करने के लिए करते हैं। ठीक है, कहते नहीं कि डेटा है, डेटा में हम नंबर्स का यूज क्यों करते हैं? तो कहता है यहाँ पर उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनका वर्गीकरण करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर कहते हैं यह जो है सबसे निम्न स्तर है, लोवेस्ट लेवल है। क्या आपका सबसे लोवेस्ट लेवल है। आप कहिए लोवेस्ट लेवल, जिसको बोलते हैं निम्न स्तर है आपका, निम्न, सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसमें जो है नंबर्स का और सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया है? नंबर एंड सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है किसी भी प्रकार का जोड़ना घटाना नहीं होता, सबट्रैक्ट और ऐड नहीं किया जाता। लिखिए इसमें किसी प्रकार का जोड़ घटाना नहीं होता है। लिखेंगे इसमें किसी प्रकार का जोड़ घटाना नहीं। ठीक, किसी प्रकार का जोड़ घटाना नहीं होता इसमें। तब अब इसमें आते कि इसमें आता क्या क्या है आपका? इसमें आपकी बारंबारता आती है, प्रतिशत जिसको परसेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और आपका क्या आता है? आपका बहुलक आता है। ठीक है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन आता है आपका इसमें। ठीक है, इसमें ये सब चीजें आपकी आती हैं आपकी। समझ में आ रहा है सबको? सर बोल रहे हैं, नोट कर लें सर। बारंबारता, हाँ, इसमें लिखिए बारंबारता। हाँ सर बारंबारता बोल रहे थे। हाँ, फ्रीक्वेंसी होती है। अभी लिखवाते हैं ना, सब लिखवाते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि इसमें जोड़ घटाना क्यों नहीं होता है। वर्गीकरण हम बोल रहे हैं, तो क्या वर्गीकरण होता है इसमें? जैसे मान लो जेंडर है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए लिखो, एग्जाम्पल फॉर में एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में जैसे आप मान लो जेंडर है, जेंडर का डिवाइडेशन करना चाहते हैं। ठीक, जेंडर में आपका एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो इसमें बताओ किसी प्रकार का हम जोड़ घटाना कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते? नहीं। हाँ, लेकिन सिंबल्स के आधार पे, नंबर्स के आधार पे हम इसके बारे में बता सकते, समझा सकते हैं। ठीक है, नंबर्स के आधार पे हम बता सकते, समझा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताओ। हाँ, अब लिख लो। इसमें आता है आपका फ्रीक्वेंसी आती है, परसेंटेज आता है, मॉड आता है आपका, कोएफिशिएंट कोरिलेशन आता है आपका। इसमें क्या आता है? हिंदी लिखो बारंबारता। ठीक है, बारंबारता इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता आती है। बारंबारता का हमने परसेंट बताया आपका, जिसमें प्रतिशत होती है।
परसेंट होता है, परसेंटाइल नहीं लिखना है, परसेंट लिखना है, ध्यान रखिएगा कि क्या लिखना है, परसेंट लिखना है हम लोगों को। ठीक है, क्या लिखना है, परसेंट लिखना है। परसेंट के साथ साथ और क्या लिखना है आपको, इसमें मॉड लिखिए, मॉड जिसको बहुलक बोलते हैं, बहुलक इसी को मॉड बोलते हैं। ठीक, फिर और आपका क्या आता है, असंगत पूर्णांक आता है आपका इसके अंदर। ठीक है, फिर इसमें असंगत पूर्णांक के साथ साथ आवृत्ति वितरण आती है इसमें। क्लियर है, बताओ यहाँ पर इतने पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले, ऑर्डिनल पर हम सर सर असंगत बोले हैं और क्या बोले हैं, असंगत पूर्णांक बोला है मैंने। जी सर। उसके बाद इसके बाद क्या, इसके बाद अभी कुछ बोला ही नहीं। आवृत्ति शायद बोले हैं ना, आवृत्ति वितरण। हो गया, बताइए। हाँ सर ये होगी। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, नॉमिनल एक तरीके से पूरा का पूरा क्लियर हो गया हम लोगों को। अब बात करते हैं हम किसकी, क्रम सूचक की या क्रमिक मापनी की हम बात करते हैं। ठीक है, क्रमिक मापनी का जब हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग हमें कहते हैं कि ऑर्डिनल स्केल मेंटेन्स डिस्क्रिप्शन क्वालिटीज अलोंग विथ एन instinct order but is void of an origin of scale and thus the distance between variable cannot be calculated। कहते हैं कि क्रम सूचक स्केल जो है आंतरिक क्रम के साथ साथ वो क्या करता है, उनके अंदर के गुणों के बारे में भी बताता है, लेकिन इस मापने की उत्पत्ति का जो शून्य है और इस प्रकार के चर के बीच की जो दूरी है उनके बीच गणना नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो कुल मिला के इसको हम और बता सकते हैं और इसकी बात कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस कहता है कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से हम भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान में करते हैं। इसमें इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से भौतिक और सामाजिक विज्ञान में हम करते हैं और कहते हैं कि यह ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता है। क्या होता है, लिखेंगे ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता, ये लिख लेंगे, लिखेंगे अधिक विश्वसनीय, अधिक रिलायबल नहीं है, अधिक रिलायबल नहीं है। इसमें फिजिक्स में और किसमें प्रयोग करते हैं, फिजिक्स में और सोशल साइंस में, सोशल साइंस में इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो मतलब कुल मिलाके इसमें सामाजिक और आर्थिक स्तरों को देखा जाता है। क्या होता है, याद रखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं जबकि यहाँ पे बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बंटवारा करते हैं, कहते हैं सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हम बंटवारा करते हैं। अब यहाँ पर भी हमने क्लासिफिकेशन बताया, यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन, लेकिन दोनों में क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये केवल क्लासिफिकेशन करता है, ये कैटेगराइजेशन, ये आपका कैटेगराइजेशन करता है, जबकि यहाँ पर ये आपका क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो पोजीशन है सोशल समाज में उस पोजीशन को बताता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पोजीशन को डिफाइन करता है। क्या करता है, पोजीशन को डिफाइन करता है, पोजीशन की परिभाषा को बताता है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, बताओ सबको,
बताइए यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है, पॉइंट? जी जी सर। ठीक है सर इसमें जी अगर सर। एग्जाम्पल बता दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल जरूर हाँ सर, बताते वही हैं। हम भी जैसे पूछने मान जा रहे लो थे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 100 का उच्चतम ग्रेड स्कोर करता है, कोई 100 उच्चतम ग्रेड पाता है। अब उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक शब्दार्थ विभेदक पैमाने का प्रश्न, जैसे आप हमारी सेवाओं में कितने संतुष्ट हैं, आप हमारी सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं, उसके लिए आप 5 पैमाने रख दोगे। ठीक है, जब 5 पैमाने रख दोगे तो वहां पे पहला होगा बहुत कम संतुष्ट है, दूसरा होगा असंतुष्ट है, तीसरा होगा तटस्थ है, चौथा होगा तो आपका संतुष्ट है, पांचवा बहुत ज्यादा संतुष्ट है। मतलब कि यहाँ पर जो स्केल रखे गए 100 बच्चों को बनाकर जो पैमाना एक रखा गया है, तो ये स्केल, ये ऑर्डिनल स्केल के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, ऑर्डिनल, इसमें कैटेगराइजेशन हो गया है। कैटेगराइजेशन कैसे? इसको सामाजिक या आर्थिक स्तर पे, कि यहाँ पर 100 बच्चे यहाँ पर है, अब इन 100 बच्चों से पूछा गया कि आप कितने ज्यादा सेटिस्फाई है, कम है, ज्यादा है, या आपका इक्वल है, आपका ना तो आप संतुष्ट है ना ही आप असंतुष्ट है। ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए हम ऑर्डिनल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? प्रयोग बताओ, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आता है कि इसमें और कैसे हम बता सकते हैं इसको, जो है हमने जैसे बताया ना इस पे कि दोनों में डिफरेंस अगर आप देखना चाहते हो, जैसे इसको मेल फीमेल में हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, जबकि यहाँ पर जब सामाजिक और आर्थिक स्तर पे हम अपने आप को देखते हैं, अपनी पोजीशन को देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में सुमित नाम का एक लड़का है या सुधीर नाम का एक लड़का है, वह जो है गिटार बहुत अच्छा बजाता है, वह जो है गिटार बहुत अच्छा बजाता है। तो ये बताइए किस स्केल में आएगा? अब यहां पर मैंने बताया पोजीशन बता रहा है उसकी क्लासरूम में, भाई ऑर्डिनल में आएगा सर। तो क्लासरूम भी एक तरीके का सोशल है ना, क्लासरूम भी एक तरीके का समाज का ही तो भाग होता है। म्यूट कर लो। जिसमें जो है हम लोग जॉन डेवी की डेफिनेशन को अगर ध्यान रखें तो उन्होंने कहा है कि विद्यालय जो होता है समाज का लघु रूप होता है, उसी प्रकार क्लासरूम में अगर किसी बच्चे की कंडीशन को उसके पोजीशन को शो करते हैं तो वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन आया भी है यूजीसी में कि एक क्लासरूम में बालक जो है संगीत गाता है, तो उसकी क्लास में पोजीशन जब बताई जाती है कि वह लड़का जो है गाना गाने में बहुत अच्छा है, तो ये किसके अंतर्गत रखेंगे? तो नॉमिनल में नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल या क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पोजीशन को यहाँ जस्टिफाई करके बताया जा रहा है। इसीलिए इसमें जो है माध्यिका का, ठीक, मीडियन का प्रयोग करते और परसेंटाइल का प्रयोग करते। लिखिए इसमें लिखेंगे मीडियन जिसमें माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका का प्रयोग करते हैं, और परसेंटाइल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? शतकतमक बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं शतकतमक बोलते हैं। ठीक है, शतकतमक हम लोग बोलते हैं। परसेंटाइल होता है। इसमें और किसका हम प्रयोग करें? कोटि अंतर सहसंबंध विधि, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन होता है ना, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, तो किसके अंतर्गत आएगा? आपका ऑर्डिनल आएगा। हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, आपका रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन होता है आपको, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोटि अंतर सहसंबंध विधि, कैंडाल विधि भी आती है इसी के अंतर्गत ना। तो ऐसे बहुत सी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत रख लेंगे उठाकर। समझ में आया? ये रैंक डिफरेंस
सर ये रैंक डिफरेंस क्या होता है, मतलब ये जो ग्रेड तो जब पता आप करना है। कोरिलेशन भी पढ़ाएंगे ना, तो कोरिलेशन में भी क्या होता है, इस पर रैंक डिफरेंस, मतलब कि उस पर ऑर्डिनल रूप में लोगों के बीच जो संबंध है, जो डेटा है, उनको बताने के लिए हम ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग करते हैं, उसमें जो भी होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कोटि अंतर सहसंबंध या क्रम सूचक में क्या होता है, वस्तुओं के गुणों को कम या अधिक, क्या कहते हैं, वस्तुओं के गुणों को कम या अधिक होने का पता चलता है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी पता चलती है, पोजीशन से क्या पता चलती है, उसकी क्वालिटी पता चलती है। ठीक, क्वालिटी उसके बाद उस मतलब कुल मिला के कह सकते हैं जब पोजीशन पता चलेगी, पोजीशन गुड है कि बैड है, इसके बारे में हमें अनुमान पता चल जाता है। क्लियर है, हम लोग यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, ये वाला पॉइंट पूरा समझ में आया कि नहीं आया, दोनों बताओ। क्योंकि एग्जाम में आता है, एग्जाम में अब सीधे नहीं पूछता है, अब एग्जाम में एग्जाम्पल देकर आपसे पूछेगा, तो एग्जाम्पल जब कभी देगा तो ऐसे ही देगा जहां पर पोजीशन और क्वालिटी दोनों को लेकर चलेगा साथ में। सर यहाँ पे केवल आपने रैंक डिफरेंस लिखा है ना। हाँ, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। कोटि अंतर सहसंबंध विधि हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका क्या, आपका इंटरवल मेजरमेंट आता है, इंटरवल मेजरमेंट स्केल आता है आपका। इसमें क्या होता है, कहता है कि अब इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है, ठीक है, इसमें और इंटरवल में क्या कहता है, इंटरवल में कहता है कि ये तीसरी मापनी होती है। कहते हैं कि माप का अंतराल स्तर न केवल माप को वर्गीकृत, बल्कि इसमें भाई देखिए क्रम सूचक में इसके गुण विद्यमान रहते हैं। इसके गुण इसके अभी बताएंगे कैसे विद्यमान या कैसे इसके अंदर चले जाते हैं इनके गुण। ठीक है, वो भी बताएंगे। जैसे अभी सविता जी ने अभी हम लोग को बता रही थी ना कि 1 by 1 एक दूसरे से कोरिलेट है, ये अपने आप में सबको समेट के लेकर आता है, सबको समेट कर लेकर आएगा, तो वो भी अभी हम लोग बात करेंगे उसमें। चलो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। अंतराल मापनी में, अंतराल मेजरमेंट में कहता है कि यहाँ पर दो चरों के मध्य अंतर को बताता है। यहाँ पर क्या कहता है, क्या कहता है, इसमें लिखेंगे आप, लिखो नो इंपॉर्टेंट में, दो चरों के बीच अंतर को बताता है। अब दो चरों के बीच अंतराल, इंटरवल आप देखते ना, इंटरवल में कैसे लिखता है, जैसे आपको 35 से 40 लिख दिया, फिर 41 से आपको ये 36 होगा, चलो 35 से 40 लिख दिया, चलो ये 41 से आपका 46 जाएगा, फिर यहाँ पर आपका वो सॉरी 45 जाएगा, फिर यहाँ पर 46 से आपका कितना जाएगा, 50 जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए ये दोनों के बीच डिफरेंस बता रहा है, और जब कभी डिफरेंस बताएगा तो दोनों जो है क्या होंगे, आपस में ही इनमें समान अंतर निकल कर आएगा। अब देखो, अब 40 में से 35 को घटाओ, कितना आएगा आपका, 5 आएगा। वहीं आप 45 में से इसको घटाओ 41 को, तो यहाँ पर ऐसे इसके डिफरेंस करने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज कर लेते ना, यहाँ पे 36 से कर लो, तब समझे, तब सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इक्वली होता है आपका। ठीक है, इक्वल डिफरेंस आएगा आपका। ठीक है, क्लियर है, इतने पॉइंट क्लियर है, बताओ। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही हाँ, आ रही। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट बनाइए, लिखिए, लिखिए प्रत्येक क्रम का अंतर समान होता है। क्या लिखिए, इसमें प्रत्येक क्रम का अंतर जो है समान होता है। इसमें एक चीज और लिखिए, यहाँ पे आर्बिट्रेटरी 0 पॉइंट होता है। यहाँ पर
ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट, ये पूछा जाता है आपका। आर्बिट्रेरी, ठीक, आर्बिट्रेटरी या आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट, 0 पॉइंट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं यथेष्ट शून्य बिंदु। क्या बोलते हैं? यथेष्ट, ठीक है, यथेष्ट शून्य बिंदु। अब बात होता है आर्बिट्रेरी पॉइंट होता क्या है, इसको कहते क्या है। तो आर्बिट्रेरी को अगर हम लोग अभी पढ़ेंगे कोरिलेशन तो उसमें जरूर पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं स्वेच्छाचारी। क्या बोलते हैं? स्वेच्छाचारी। ये स्वेच्छाचारी होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं ये आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है यहाँ पर, ठीक है। आर्बिट्रेरी को हम स्वेच्छाचारी बोलते हैं या आभासी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर इतना पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर बताओ सर यथेच्छद शून्य लिखा है आपने। बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं कि इसका हिंदी क्या लिखा है? यथेच्छद। हाँ, यथेष्ट लिख लो। यथेष्ट एक ये होता है आपका, यथेष्ट शून्य लिखो। यथेष्ट शून्य बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्बिट्रेरी बोलते हैं हिंदी में, इसको स्वेच्छाचारी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब इतने पॉइंट यहाँ पर जब समझ में आ गए तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कोई भी चीज जो सापेक्ष मानों का मापन संभव है, परंतु निरपेक्ष मानों का मापन संभव नहीं है। निरपेक्ष का मतलब जो अपने आप में एब्सोल्यूट हो, एब्सोल्यूट जीरो को ये नहीं मानता है। क्या कहता है? एब्सोल्यूट को ये नहीं मानते। एब्सोल्यूट क्या होता है? निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष का मतलब जब दो लोगों में कंपेयर करेंगे तो दो लोगों की बात ये बताएगा, लेकिन सिंगल अगर कहो कि सिंगल किसी भी विषय वस्तु के बारे में ये बताए तो सिंगल ये नहीं बता सकता। इसलिए इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं लिखो। इसमें आते हैं आपका, लिखो, बुद्धि प्राप्तांक आता है। इसमें क्या आता है? बुद्धि प्राप्तांक, इंटेलिजेंस स्कोर जिसको बोलते हैं। बुद्धि प्राप्तांक के बाद अभिक्षमता प्राप्तांक लिखिए। अभिक्षमता एप्टीट्यूड तो स्कोर आता है आपका इसके अंतर्गत, ठीक है। बुद्धि प्राप्तांक, अभिक्षमता प्राप्तांक, कैलेंडर होता है, फॉरेनहाइट होता है, सेल्सियस थर्मामीटर जिसमें होते हैं वो होते हैं। अगर वहीं पर हम मेजरमेंट स्केल की बात करें, मेजरमेंट मीन आपका इसमें क्या आता है? माध्य जो नहीं था जिसको मीन बोलते हैं। तो इसमें आपका आता है मध्यमान आता है। लिखो, लिख रहे हैं सब लोग? हाँ लिख रहे हैं। हाँ लिखिए। कैलेंडर के बाद क्या बोला है? सर कैलेंडर के बाद क्या? फिर से बोल रहे हैं, बुद्धि प्राप्तांक जिसको इंटेलिजेंस स्कोर बोलते हैं, अभिक्षमता प्राप्तांक जिसको एप्टीट्यूड स्कोर बोलते हैं, फिर इसके कैलेंडर मैंने बोला, फॉरेनहाइट आता है आपका इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर आपको इसमें हम कह सकते हैं थर्मामीटर जो होता है वो भी आता है, ठीक। और एग्जांपल लिखो इसमें मध्यमान जो एग्जाम में पूछा है, मध्यमान आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीन बोलते हैं इंग्लिश में, मीन। फिर इसमें आता है मानक विचलन जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है इसमें। अब इसमें पियर्सन आर आता है, लिखो, पियर्सन आर आता है इसमें, ठीक। अब वहीं पर आपको क्या पियर्सन आर आता है, पियर्सन आर आता है। फिर इसके अलावा आप लिखोगे टी टेस्ट। टी टेस्ट में भी दो मीन के बीच डिफरेंस हम पता करते हैं ना, तो टी टेस्ट का भी हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे।
अब 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो जब 2 से अधिक मध्यमान होते हैं, 2 से अधिक मीन होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? एफ टेस्ट का। तो एफ टेस्ट भी इसमें लिखो, टी टेस्ट लिखो, एफ टेस्ट लिखो और आर टेस्ट लिखो। इसमें लिख लिया? ठीक है, टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है और आर टेस्ट आता है आपका। रेस जो आपका है ना, आर टेस्ट आता है आपका। क्लियर इतने पॉइंट? अब चलते हैं रेशियो की तरफ। रेशियो दिख रहा है? चले आगे, बताओ, साफ करें इसको थोड़ा सा, तभी रेशियो लिख पाएंगे ना। चलो अब आते हैं, बात हम लोग करते हैं रेशियो की तरफ। रेशियो क्या कहता है? रेशियो में यह सबसे सर्वोच्च माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है इसको। ठीक है, अगर हम स्केल में देखें, मेजरमेंट स्केल में देखें, ये सबसे अच्छा मान। देखिए इंटरवल स्केल के लिए कोई एग्जांपल आपको भी अच्छा लगा होगा, तो एग्जांपल्स में आप क्या जान सकते हैं? कोई भी चीज। इसमें कैलेंडर के बारे में अगर वर्षों या समय के बारे में बात करें तो हम जो कैलेंडर बनते हैं, वो कैलेंडर जो बनते हैं, कैलेंडर किसके? इंटरवल के आधार पे बनते हैं। आप देखते हैं हर चौथे साल पे लीप वर्ष आपका आता है, तो ये इंटरवल के तहत ही तो आता है, फिक्स्ड रहता है ना ये। बताओ। हाँ सर। हाँ, थर्मामीटर भी वैसे जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपने बताया, ये भी वो जो आपने बताया आर्बिट्रेरी होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो मींस होता है अनुपात, या जो है सबसे सर्वोच्च स्तर होता है। ठीक है, मेजरमेंट स्केल में सबसे सर्वोच्च स्तर, सबसे वास्तविक स्तर, इसीलिए इसको बोलते हैं वास्तविक शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको बोलते हैं वास्तविक शून्य। वास्तविक, ठीक है, इसमें क्या होता है? वास्तविक शून्य बिंदु होता है, वास्तविक शून्य शून्य बिंदु होता है यहाँ पर। जबकि इसमें क्या होता है? आपका आर्बिट्रेरी होता है, जबकि इसमें वास्तविक होता है, जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है, जबकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी होता है। ठीक, यहाँ पर वास्तविक, यहाँ पर हर प्रकार की चीजों का हम प्रयोग, ये कहता है कि यहाँ पर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कोई निश्चित सीमा में नहीं होता है। कुल मिलाकर इसमें कहते हैं कि जोड़ भी कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, संभवतः जितनी चीजें आप चाहो उतनी चीजें कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है अनुपात में, जब हम देखेंगे तो भार क्लासरूम में है, क्लासरूम में हम वेट को देखते हैं। जैसे क्लासरूम में तो हम लोग वेट को देखेंगे, वेट को देखते हैं, जिसको भार होता है, भार देखते हैं। फिर हाइट हम देखते हैं, हाइट मींस लंबाई को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कि क्लासरूम में जैसे हम लोग प्रेयर कराते हैं, तो प्रेयर कराते समय छोटे से बड़े के क्रम में लेकर जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी लंबाई है, ऊंचाई है, ये सब होता है। इसी में हिमांक बिंदु भी होता है। क्या होता है? हिमांक। चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे? यहाँ पर आपकी ऊंचाई आएगा, भार आएगा और आपके यहाँ पर लंबाई आएगी। इसीलिए इसको स्नो पॉइंट भी कहा जाता है, हिमांक बिंदु भी इसीलिए इसको कहते हैं। इसको हम ज्यामिति माध्य भी कहते हैं, ज्यामिति माध्य का ज्योमेट्रिकल मीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर प्रकार के जोड़ घटाना सभी चीजें मैथमेटिकल पोर्शन जितने भी सिंबल्स है सबका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं इसमें। क्लियर है पॉइंट? बताओ यहाँ पर। सर मतलब इसमें ये
सीधे ये लिखेंगे ना कि हम हर चीज का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हर चीज का नहीं, सिंबल से रिलेटेड ना, जैसे इसमें लंबाई हाँ, है, मतलब किसी की लेस देन, ग्रेटर देन, वो सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हम लोग क्लियर, इतने पॉइंट्स नोट कर लो पहले, ठीक। अब इतने पॉइंट नोट कर लिए, फिर इसमें कहता है जो भी आपका रेशियो होता है ना, इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं आगे। नोट कर लिया तो बताना। सर हो गया। कर लिए नोट। अब देखिए नॉमिनल में, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा जो हम बोलते आएंगे, इसको क्या बोलते हैं? नेम्ड वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? नेम्ड वेरिएबल बोलते हैं। नेम्ड नेम्ड वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। नेम्ड वेरिएबल्स होता है, इसमें क्या होता है? इसमें नेम प्लस ऑर्डिनरी होता है। इसमें नेम प्लस हो जाता है, ठीक। इसमें नेम प्लस ऑर्डिनल हो जाता है आपका। फिर इसमें क्या होता है? नेम, ऑर्डिनल और प्लस ये आपका जो होता है इंटरवल जुड़ जाता है। कुल मिला के ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, कोई किसी से अलग नहीं होता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये पॉइंट भी हम लोग को याद रखना है। समझ में आई? इतने पॉइंट बताओ सबको, ये चारों पॉइंट समझ में आया? बोलिए। जी जी सर। इतने पॉइंट सभी को समझ आ गए ना? कोई पॉइंट्स में डाउट तो नहीं है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी पढ़ेंगे, मतलब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ बोलिए। सर रेशियो का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या हुआ? रेशियो का एक एग्जांपल, जैसे आप लंबाई को ले लो। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, कहते हैं कि क्लासरूम में एक बालक है जिसकी लंबाई जो 5 फीट से कम है। कुछ लोग कहते हैं कि अब मान लो कोई दूसरा बालक है, कहते हैं 5 फीट 1 इंच है। 5 फीट 1 इंच से लेकर 5 फीट 5 इंच तक के बच्चे एक क्लासरूम में हम लोग देखते हैं 5 फीट वाले बच्चों को अलग करेंगे। फिर देखेंगे 5 फीट 1 इंच से लेकर 5 फीट 5 इंच तक के बच्चों को अलग करेंगे। फिर क्या करें? 5 फीट 6 इंच से लेकर 6 फीट तक के अलग करेंगे। फिर 6 फीट से लेकर उससे अधिक के बच्चों को अलग करेंगे। तो ये एक रेशियो में हमने डिवाइडेशन कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जब डिवाइडेशन करते तो ये रेशियो के अंतर्गत आपका चला आएगा आपका, ठीक है। सर जैसे बताया कि हम लोग ठीक है ना? को माप रहे हैं ना। चलो, तो अब हम लोग कल की डेट में मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, फिड्यूसी लिमिट्स एंड ग्राफिकल, इतनी चीजें का हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जो मॉर्निंग जो इवनिंग की क्लास होगी उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को हम लोग, हाइपोथेटिकल जो एरर होता है उसको डिस्कस करेंगे। इतने पॉइंट्स कल की डेट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? जी सर। और सुबह मॉर्निंग में क्लास में साइकोलॉजी आपकी चल रही है। साइकोलॉजी में जो आपके बच्चे हैं उसको हम लोग कल क्लियर करेंगे। टॉलमैन, हल, ये इम्पोर्टेंट है। और गैगनेस के 8 स्टेप जो है वो क्लियर करेंगे हम लोग। क्लियर है? और वाई को चलिए जी सर। ठीक है। सर मॉर्निंग में क्लास होगी ना? हाँ, मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होगी आपकी। जी ठीक, चलिए तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद सभी को।